सब भागते हुए लॉन में दाखिल हुए। गुड्डू आम के दरख्त से नीचे घुटना पकड़े बैठा था। आह हाय, वो दर्द से कराह रहा था। उसके घुटने पर शदीद चोट आई थी और वहां से खून भी रस रहा था। हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे बच्चे को? शगुफ्ता तेजी से गुड्डू की तरफ लपकी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उफ अल्लाह, बेटा मैंने तुम्हें समझाया था ना कि दरख्त पर मत चढ़ो, गिर जाओगे। मामा की बात नहीं मानी ना तुमने। शगुफ्ता बेटे की चोट देखकर रूहानसी हो गई थी। इसे दरख्त पर चढ़ने की जरूरत ही क्या थी? फुरकान अहमद गुस्से से गुड्डू को घूरते हुए बोले। उफ अल्लाह, बच्चे के घुटने से खून बह रहा है और तुम लोग खड़े बातें बना रहे हो। जल्दी से इसे अंदर ले आओ, मैं बैंडेज कर देती हूँ। दादी फुप्पो बोली तो शगुफ्ता गुड्डू को अंदर ले आई। बहू, तुम जल्दी से हल्दी मिला दूध लाओ। दादी फुप्पो बैंडेज करने के बाद बोली। जी फुप्पो, मैं भी लाती हूँ, शगुफ्ता ने कहा और दूध लाने के लिए किचन में चली गई। हल्दी मिला दूध? मुझे नहीं पीना हल्दी मिला दूध। गुड्डू बुरा सा मुंह बनाकर बोला। क्यों नहीं पियोगे? तुम्हारी तो। शगुफ्ता को पहले ही गुड्डू पर गुस्सा था। इनकार सुनकर उसका पारा चढ़ गया। दादी फुप्पो गुड्डू की तरफ मुतवज्जे हुई। देखो बेटा, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? गुड्डू ने अस्बात में गर्दन हिलाई। अगर हल्दी मिला दूध नहीं पियोगे तो दर्द होता ही रहेगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। अब दो सूरतें हैं, या दर्द बर्दाश्त कर लो या फिर हल्दी मिला दूध पी लो। दादी फुप्पो कंधे उचकाते हुए बोली। गुड्डू का घुटना इस वक्त बुरी तरह दुख रहा था। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा। दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था। अरे दादी फुप्पो, मैं दूध पी लूंगा। हल्दी वाला? दादी फुप्पो ने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया। शगुफ्ता दूध लाई तो गुड्डू बुरे बुरे मुंह बनाकर दूध पी गया। अब उसका दर्द वाकई कम होने लगा था। शाबाश, ये हुई ना बात। मेरा गुड्डू बेटा तो बहुत अच्छा है। दादी फुप्पो ने गुड्डू का सर गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। गुड्डू को सुकून महसूस हुआ तो कुछ ही देर में वो सो गया। दादी फुप्पो ड्राइंग रूम में आ गई। फुरकान अहमद भी नमाज पढ़कर वापस आ गए थे। आखिर गुड्डू को दरख्त पर चढ़ने की जरूरत ही क्या थी? फुरकान अहमद शगुफ्ता की तरफ देखते हुए बोले। शैतानी दिमाग है उसका। दरख्त पर चिड़िया का घोंसला है। गुड्डू सुबह से उस घोंसले के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो मेरी मानता कब है? शगुफ्ता के लहजे में दुख और अफसोस था। फुप्पो, हम तो गुड्डू की शरारतों से तंग आ चुके हैं। हर रोज एक नई शरारत। नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। हम ही क्या, सारा मोहल्ला उसकी शरारतों से तंग है। फुरकान अहमद परेशान लहजे में बोले। कोई बात नहीं, गुड्डू अभी बच्चा है और बच्चे शरारतें करते ही हैं। दादी फुप्पो बोली। लेकिन दादी फुप्पो, उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये तो किसी सूरत सुधरने में नहीं आ रहा। खुसूसन मेहमानों से तो गुड्डू को खुदा वास्ते का बैर है। पिछले दिनों मेरी अम्मी जान कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए आई थी। गुड्डू ने उनका जीना हराम कर दिया। कभी उनकी ऐनक गायब कर देता तो कभी लाठी छुपा देता। फुप्पो, अगर गुड्डू आपके साथ कोई शरारत करे तो हम पेशगी माजरत खां हैं। शगुफ्ता के लहजे में शर्मिंदगी थी। तुम फिक्र मत करो बहू, गुड्डू मुझे परेशान नहीं करेगा। दादी फुप्पो मुस्कुराते हुए बोली। अगर गुड्डू ने दादी फुप्पो को तंग किया तो मैं उसका वो हश्र करूंगा कि वो सारी शरारतें भूल जाएगा। फुरकान अहमद को गुस्सा आ गया। अरे मैंने कहा ना, गुड्डू मुझे तंग नहीं करेगा। वो बहुत अच्छा बच्चा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सुधर जाएगा। मैं आ गई हूं ना, बस तुम लोग फिक्र मत करो। दादी फुप्पो के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसे देखकर शगुफ्ता और फुरकान अहमद हैरान रह गए। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं।
आप 9 नवंबर को सियालकोट में पैदा हुए। गुड्डू। मिस नगीना बशीर पढ़ते पढ़ते चौंक उठी। गुड्डू। मिस दोबारा जोर से चिल्लाईं, लेकिन गुड्डू के कान पर जूं तक न रेंगी। गुड्डू तो गहरी सोचों में गर्क था। गुड्डू। मिस ने गुस्से से दोबारा उसे पुकारा। जी जी मिस। तीसरी मर्तबा पुकारने पर गुड्डू एकदम हड़बड़ा उठा। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। मिस नगीना बशीर को गुड्डू की गफलत पर गुस्सा आ गया। तुम्हारा ध्यान कहां रहता है? वो मिस, मेरे घुटने पर चोट लग गई थी ना, तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। गुड्डू से कोई और बात ना बन पड़ी तो उसने बहाना बनाया। चोट घुटने में लगी थी और दर्द सर में हो रहा है। मिस नगीना ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। मेरे पीरियड में तुम खड़े रहोगे, मिस नगीना बशीर ने कहा और दोबारा सबक पढ़ाने लगी। गुड्डू सारा पीरियड क्लासरूम में खड़ा रहा। अब भला वो मिस को कैसे बताता कि इसके दिमाग में तो पुराने जमाने का वो सुनहरी बॉक्स घूम रहा था जो उसने दादी फुप्पो के सामान में देखा था। जब मुलाजिम दादी फुप्पो का सामान उठाकर अंदर ले जा रहा था तो अचानक गुड्डू की नजर पड़ गई थी और उसे वो सुनहरी बॉक्स नजर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सुंदस ने घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आ गई मेरी बच्ची। अम्मी जान ने सुंदस को देखते ही बाहें फैला दी। कभी तुम भी सलाम कर लिया करो, अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लो। अम्मी जान गुड्डू को घूरते हुए बोली, जो बड़े मजे से हाथ में पकड़े लंच बॉक्स को घुमाने में मगन था। अम्मी जान का जुमला सुनकर गुड्डू चौंक कर बोला, दादी फूफो कहाँ हैं? अम्मी जान की बात तो जैसे उसने सुनी ही नहीं थी। क्यों? उनसे क्या कहना है? और तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? दादी फूफो के जिक्र पर अम्मी जान चौंक गईं। पहले आप मेरी बात का जवाब दें, दादी फूफो कहाँ हैं? गुड्डू ने बदतमीजी से कहा। गुड्डू! अम्मी जान चिल्लाई। बात उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। गुड्डू पैर पटकता हुआ कमरे से चला गया। शाम के वक्त सुंदस टीवी लाउंज में बैठी कार्टून देख रही थी कि गुड्डू अंदर दाखिल हुआ। सुंदस, दादी फूफो कहाँ हैं? सुंदस कार्टून देखने में मगन थी। उसे गुड्डू की आवाज सुनाई ही न दी। गुड्डू को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा और रिमोट पकड़कर टीवी ऑफ कर दिया। सुंदस एकदम से चौंक पड़ी। गुड्डू भैया प्लीज चला दें। सुंदस चिल्लाई। वो अपने पसंदीदा कार्टून का एक भी सीन मिस करना नहीं चाहती थी। अभी मैंने कुछ पूछा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? गुड्डू गुस्से में चीखते हुए बोला। सॉरी भैया, मुझे पता ही नहीं चला था, प्लीज आप दोबारा पूछें। सुंदस उसके चीखने से डर गई थी। दादी फूफो कहाँ हैं? दादी फूफो और मामा तो बाजार गई हैं। ठीक है, आइंदा मैं जब भी कोई बात पूछूं तो फौरन जवाब दिया करो। गुड्डू रोबदार लहजे में बोला और तेज तेज चलता हुआ टीवी लाउंज से निकलकर दादी फूफो के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी बाँछें खुल गईं। वो दबे पांव चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा उनके घर में खाली था, इसलिए यहाँ दादी फूफो को ठहराया गया था। गुड्डू ने सुनहरी बॉक्स की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे बॉक्स कहीं नजर नहीं आया। उसने बेड के नीचे देखा, बॉक्स वहां भी नहीं था। गुड्डू को मायूसी हुई। इतने में अचानक उसकी नजर कमरे में रखी कपड़ों की अलमारी पर पड़ी। सुनहरी बॉक्स जरूर इस अलमारी में होगा, गुड्डू ने सोचा और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी खुशी की इंतहा ना रही। सुनहरी बॉक्स अलमारी में मौजूद था। गुड्डू ने बॉक्स निकालकर बेड पर रखा और खुद आलती पालती मारकर बैठ गया। बॉक्स पर मुगलिया दौर के नक्शो निगार बने हुए थे। एक नन्हा सा सुनहरी रंग का ताला लगा हुआ था। बॉक्स की तरह ताला भी सोने का लग रहा था। ओहो, इस पर तो ताला लगा हुआ है। जरूर इसकी चाबी दादी फुप्पो के पास होगी। गुड्डू मुंह में बड़बड़ाया। अभी इस बॉक्स को वैसे ही अलमारी में रख देता हूँ,
मौका पाकर किसी ना किसी तरह चाबी दादी फुप्पो से चुराऊंगा, फिर इस बॉक्स को खोलूंगा। आखिर पता तो चले इस सुनहरी बॉक्स में है क्या। ये सोचकर गुड्डू बेड से उठा और बॉक्स वापस रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा। अभी वो बॉक्स रख ही रहा था कि उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड्डू आवाज सुनकर उछल पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो धक से रह गया।